ओके, सो हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की है रियल गैस की। सो प्रैक्टिकली हमारे पास जो गैसेस होती है वो कैसी होती है? रियल गैसेस। सारी गैसेस कैसी होती है? रियल गैसेस। इसलिए हमने नाम क्या दिया उनको? रियल गैसेस, जो रियल में हमारे पास है। और एक होती है आइडियल गैस। आइडियल गैस किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। क्योंकि हम जो स्टडी करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं हमारे पास, या जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं वो किसके लिए होते हैं? आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो एक कंपैरिजन के लिए हमारे पास क्या होती है? आइडियल गैस। कि अगर सब कुछ आइडियल है, सभी सिचुएशन कैसी है? आइडियल है, तो गैस का बिहेवियर कैसा होगा? आइडियल गैस की तरह। लेकिन एक्चुअल कैसा होगा? रियल गैसेस होगा, मतलब और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे उसके अंदर। तो उसकी स्टडी हमें करनी है। तो जनरली क्या होता है कि जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन फाई ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज 0। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो एक फंक्शन है वॉल्यूम या टेम्परेचर का। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये आपस में डिपेंडेंट है। वॉल्यूम में चेंज होता है तो किसमें चेंज होता है? प्रेशर में। टेम्परेचर में चेंज होता है तो किसमें चेंज होता है? प्रेशर में। ओके, तो ये आपस में क्या है? डिपेंडेंट है। तो जनरली ऐसा भी कहा जाता है कि प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, नाउ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि रियल गैसेस, इसकी बात हो रही है रियल गैसेस, रियल गैसेस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस। रियल गैस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस। कब बिहेव करेगी? जब टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। क्या है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर हमारी जो रियल गैसेस है वो कैसे बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह। रियल गैसेस कैसे बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह। क्योंकि देखो, टेम्परेचर हाई होगा ना तो मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट हो जाएंगे इसकी वजह से, और प्रेशर कम होगा उस जगह, तो हमारी गैसेस जो है वो कैसे बिहेव करने लग जाएगी? आइडियल गैस की तरह। क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मोमेंटम इतना नहीं होगा, जो आइडियल गैस का होना चाहिए वो होगा उसका। ठीक है, तो गैसेस कैसे बिहेव करेगी? आइडियल गैस की तरह। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? स्मॉल। जो ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये क्या होगा? कम होगा। तो वो कैसे बिहेव करेगी? आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। अब देखो, हमें कुछ लॉ पढ़ने हैं। पहला है सुना है आप लोगों ने? बॉयल्स लॉ क्या होता है? क्या होता है? बॉयल्स ने अपना एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं हम बॉयल्स लॉ, जो गैसेस के ऊपर अप्लाई होगा। तो क्या दिया उसने कि एट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर कौन सा है? एब्सोल्यूट प्रेशर। प्रेशर कौन सा है? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अगर यहां से मैं लिखूं तो क्या होगा? P इंटू V क्या आएगा? P इंटू V क्या आएगा? कांस्टेंट। या फिर P1 V1 किसके बराबर आएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर मैं इसको PV डायग्राम पे ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसी लाइंस मिलेगी, है ना? ये लाइंस क्या होगी? आइसोथर्म होगी। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। सारी लाइन कैसी है? आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो पीवी डायग्राम में क्या होगा? जैसे जैसे प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये सारी लाइंस क्या होगी?
आइसोथर्म है, तो हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम आपस में इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं। उसी लॉ को क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। दैट लॉ इज नोन एज बॉयल्स लॉ। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? चार्ल्स लॉ। ए प्रेशर कांस्टेंट, इसमें क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी गैस का, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपांशन होगा। और टेम्परेचर कम करोगे तो कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम कम होगा। लेकिन कहाँ पे? प्रेशर कांस्टेंट पे। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं? चार्ल्स लॉ। यहां से देखो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V by T क्या आएगा? V by T कांस्टेंट, या फिर V1 by T1 किसके बराबर आएगा? V2 by T2। ठीक है? देखो, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, वॉल्यूम को क्या कर दूं? प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर और टेम्परेचर कैसे रिलेशनशिप शेयर करेंगे? फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज्यादा प्रेशर, ऐसे समझो कि गैस को कंप्रेस कर रहे हो, तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन साथ में क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रेशर भी बढ़ेगा, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और एक्सपांशन होगा तो प्रेशर भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। तो कहाँ पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। P by T क्या आएगा? कांस्टेंट। P1 by T1 इज इक्वल टू टेम्परेचर काय में रखोगे? इसमें केल्विन में। और प्रेशर एब्सोल्यूट रखोगे। देखो समझ लो, प्रेशर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रेशर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एक वैक्यूम प्रेशर होता है, एक गेज प्रेशर होता है। ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है अपना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो प्रेशर ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव गेज प्रेशर को क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर। अगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना एब्सोल्यूट, उससे नीचे जाओगे तो वो क्या कहलाएगा? वैक्यूम प्रेशर। वो माइनस होगा हमेशा। क्या होगा? माइनस। और अगर गेज प्रेशर प्लस में है तो वो क्या होगा? ऐड होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो ऊपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो नीचे प्रेशर है वो माइनस होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कौन सा आएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा। क्या आएगा? रिमेंबर, प्रेशर इज, जहां पे भी P है, जहां पे भी P है, P क्या बता रहा है? एब्सोल्यूट प्रेशर। T क्या बता रहा है? T टेम्परेचर इन केल्विन। बाकी सब तो ऐसा यूनिट में रखोगे ही नहीं, है ना? टेम्परेचर हमेशा किस में आएगा? केल्विन में। प्रेशर कौन सा होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है? ऐसे ही अभी मैं PV = nRT पढ़ाऊंगा वापस, तो उसमें क्या आएगा? प्रेशर कहीं में आएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। प्रेशर किस में होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये भी बोलते हैं ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि ये किसी गैस की स्टेट बताती है हमें। जैसे हम इससे प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या बताएगा कि प्रेशर
गैस की स्टेट ही तो बता रहा है ना, पैरामीटर्स निकाल रहा है, इसलिए इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन आर क्या बताया मैंने आपको, R0। जब यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। R0 क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बताओ, यूनिट बताओ, जूल पर केजी। कैसे हो जाएगा, जब यहाँ पे मोल है, तो यहाँ पे मोल है तो केजी कैसे हो जाएगा, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस इक्वेशन को रख देते हैं, PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास R0T। इसको रीअरेंज करते हैं, PV इज इक्वल टू गिवन मास R0 अपॉन M इंटू T। मैंने कैपिटल M को R0 के नीचे ले लिया है ना, ये क्या बनेगा, MRT। PV इज इक्वल टू MRT। R क्या होगा, R क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। ये हर एक मटेरियल का, हर एक गैस का अलग अलग होगा। एयर के लिए अलग होगा, इथेन है तो उसके लिए अलग होगा, हर एक गैस का अलग अलग होगा। ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये सबके लिए सेम होगा। इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। लेकिन ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये हर एक गैस का अलग अलग होता है, ये हर एक गैस का अलग अलग होता है। क्लियर है, अब बताओ R की वैल्यू एयर के लिए 287 हाँ जूल हाँ पर केजी के लिए। वेरी। देखो इसमें क्या है, केजी, क्योंकि इसमें क्या है, एयर है, मास है, इसमें क्या है, मोल एयर है ना, तो इसमें क्या है 287 जूल पर केजी केल्विन। ये किसके लिए है, एयर के लिए। एयर के। क्लियर, ओके। हम जानते हैं कि हमारे पास दो चीजें थी, एक क्या थी, इंटरनल एनर्जी, और एक क्या थी, इंथैल्पी। एक क्या थी, इंटरनल एनर्जी, और एक क्या थी, इंथैल्पी। इससे रिलेटेड हमने दो लॉज भी पढ़े थे। हमने कहा था कि इंटरनल एनर्जी का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके टेम्परेचर के। du इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt। जितना ज्यादा जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आएगा वैसे वैसे क्या चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी। du बराबर cv dt। और ये क्या है, स्पेसिफिक है, ये क्या है, स्पेसिफिक है। इसको कैपिटल करूंगा तो am से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, स्मॉल, तो ये क्या है, कैपिटल। ये स्पेसिफिक है, पर यूनिट मास है। ये क्या है, पर यूनिट मास है। और ये क्या है, ओवरऑल है। तो इसमें क्या करूंगा, मास का मल्टीप्लाई करूंगा, तो du बराबर mcv dt। ठीक है, ऐसे ही dh डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt। तो dh किसके बराबर आएगा, cp dt। और कैपिटल dh mcp mcp dt। ये किसकी बात हो रही है, आइडियल गैस। किसकी बात हो रही है, आइडियल गैस की। और आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंथैल्पी इज अ
function of temperature. For ideal gas, internal energy is a function of temperature and enthalpy is a function of temperature only. देखा है ना आपने? देखो, internal energy किसका function है? टेम्परेचर का. enthalpy किसका function है? टेम्परेचर का. Clear है? enthalpy and internal energy are the functions of temperature only. Clear है? टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, एंथैल्पी भी चेंज होगी. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन है मास फ्रैक्शन. देखो, मोल्स आपको क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास भी आपको पता है, मास की यूनिट क्या होती है? केजी. अब अपन पढ़ रहे हैं मोल का फ्रैक्शन एंड मास का फ्रैक्शन. मोल का फ्रैक्शन, मास का फ्रैक्शन. इसका मतलब सिंपली समझो कि अगर टोटल जो आपका किसी एक कंपोनेंट का मास है उसको डिवाइड कर दूं टोटल मास से तो क्या बनेगा? मास का फ्रैक्शन. और किसी एक का मोल है, एक के नंबर ऑफ मोल है, उसको डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स से तो क्या बनेगा? मोल का फ्रैक्शन बनेगा. ओके, क्लियर? देखो, मेरे पास कुछ गैसेस है, गैसेस ए, गैस बी, गैस सी, इन तीनों का मिक्सचर है मेरे पास, है ना? इसका वॉल्यूम कितना है टोटल? वी. प्रेशर कितना है? पी. टेम्परेचर कितना है? टी. ओके, सो अगर मैं इन सबका मास जो है गैसेस को उनको जोड़ूं, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी, तो किसके बराबर बनेगा? एन के टोटल मास का बराबर बनेगा. क्लियर है? ओके, अगर सबके नंबर ऑफ मोल जोड़ूं तो टोटल नंबर ऑफ मोल बनेगी. इक्वेशन ये वाली क्लियर है? ये वाली क्लियर है? ओके, अब देखो इस इक्वेशन में मैं कैपिटल स्मॉल एन से डिवाइड कर रहा हूं. एम ए बाय ए, एम बी बाय एम, एम सी बाय एम, एम डी बाय एम, एम ए बाय एम, एम बी बाय एम, एम सी बाय एम, सो ऑन. तो किसके बराबर बन जाएगा? एम बाय एम 1. किसके बराबर बन जाएगा? 1. देखो मैंने बताया था मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास, मास फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको क्या बोलते हैं? मास फ्रैक्शन ऑफ. मास ऑफ बी बाय टोटल मास, मास फ्रैक्शन ऑफ बी. मास ऑफ सी डिवाइड बाय टोटल मास, मास फ्रैक्शन ऑफ सी. सबका सम किसके बराबर है? 1 के. सबका सम किसके बराबर है? 1 के. नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल. ए का नंबर ऑफ मोल एन है, बी का एन बी, सी का एन सी. सभी नंबर ऑफ मोल्स का सम क्या होगा? हाँ, एन. एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी टोटल नंबर ऑफ मोल एन. अगर इसको एन से डिवाइड करूं तो एन ए बाय एन, एन बी बाय एन, एन सी बाय एन, एन बाय एन, एन बाय एन. किसके बराबर आएगा? 1 के. तो इसको मैंने मोल फ्रैक्शन को किससे लिखा? y से. तो ya प्लस yd प्लस yc प्लस yd प्लस ye इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 आएगा. क्लियर है? मतलब कि मास फ्रैक्शन का सम 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का सबका सम 1 होता है. क्लियर है? ये बता क्या रहा है? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बता रहा है. जो मोल फ्रैक्शन है ना उसमें ए का कंट्रीब्यूशन ya, मोल फ्रैक्शन में बी का कंट्रीब्यूशन yb, मोल फ्रैक्शन में सी का कंट्रीब्यूशन yc. तो सबका सम क्या आएगा? हमेशा 1 है. ये क्लियर है? तो हमारे पास जो सीखा है हमने वो ये सीखा है कि मोल फ्रैक्शन का सम भी 1 होता है और मास फ्रैक्शन का सम भी 1 होता है. अब नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो सपोज करो कि आपके पास एक गैस का मिक्सचर है. क्या है? गैस का मिक्सचर है. उसमें ए गैस भी है, बी गैस भी है, सी गैस भी है. आपको फाइंड करना है कि ए गैस का प्रेशर कितना है. आपको टोटल प्रेशर पता है कितना है? P. टोटल प्रेशर कितना है? P. आपको पता करना है कि ए गैस का प्रेशर कितना है, बी गैस का प्रेशर कितना है, सी गैस का प्रेशर कितना है. इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालना है. तो ध्यान दो, मेरे पास सबसे पहले इंडिविजुअल देख लेता हूँ. ये एक है कंपार्टमेंट जिसमें ए गैस है. कौन सी गैस है? ए गैस. उसमें प्रेशर कितना है? Pa. वॉल्यूम कितना है? V. टेम्परेचर कितना है? T. बी गैस है, उसका प्रेशर कितना है?
PB वॉल्यूम V टेम्परेचर T। C गैस है, उसका प्रेशर कितना है? PC वॉल्यूम V टेम्परेचर, सबका वॉल्यूम सेम है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को मिक्स कर दिया, तीनों को मिक्स कर दिया। वॉल्यूम कितना है? V, टेम्परेचर अभी भी T है, प्रेशर कितना हो गया? P, टोटल प्रेशर कितना हो गया? P। तो देखो टोटल प्रेशर जो होगा वो इंडिविजुअल A के प्रेशर से ज्यादा होगा। टोटल प्रेशर P जो होगा PA से ज्यादा होगा, PB से भी ज्यादा होगा, PC से भी ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, कुछ प्रेशर होगा इसका टोटल प्रेशर। अब देखो अगर मैं इसके लिए PV = nRT लगाऊं तो PA V = NART, PBV = nRT, PCV = nRT। और इसके लिए लगाऊं तो PV = nRT। इस इक्वेशन को नाम दिया A। क्या नाम दिया? A। अब देखो इन तीनों को जोड़ लिया, इन तीनों को जोड़ लिया, PA + PB + PC और V क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, V बाहर आ जाएगा, बराबर NA + NB + NC R0T क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करो, PV = nRT, PV = nRT। अब ध्यान दो मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। ये कितना हो जाएगा? 1। या फिर Na + Nb + Nc तो किसके बराबर होगा? n के बराबर ही होगा। ये देखो Na + Nb + Nc किसके बराबर होगा? n। ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है? Na + Nb + Nc किसके बराबर होगा? n के। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो P किसके बराबर आएगा? P, PA + PB + PC। मतलब कि A का प्रेशर प्लस B का प्रेशर प्लस C के प्रेशर को जोड़ लो तो क्या मिल जाता है? टोटल प्रेशर मिल जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो क्या निकाला अपन ने? टोटल प्रेशर। क्या निकाला? टोटल। अभी अब मेरा क्वेश्चन था कि मुझे इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालना है, मुझे इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालना है। वो कैसे निकालूंगा? मतलब कि PA निकालना है सर, मुझे क्या निकालना है? PA। तो देखो कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A R0T / V। समझे? अगर PI है तो क्या आएगा? NI R0T/V। PB का निकालना है तो NB R0T/V। और PC निकालना है तो NC R0T/V। इस तरीके से होगा। ये क्या निकालेगा? इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। इंडिविजुअल गैस, दिस इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर है?